प्यारे बच्चों, आपने गॉस थ्योरम का अध्ययन कर लिया है। गॉस थ्योरम के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। आज हम गॉस थ्योरम का प्रयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। मान लीजिए ये समान रूप से आवेशित एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। इस पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। सबसे पहले आप इस पृष्ठ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसका डायरेक्शन क्या होगा ये जान ले कि पृष्ठ के चूंकि अनंत विस्तार का है तो इसके निकट जो भी बिंदु होंगे उस पे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होगा और दिशा जो होगी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। ये अब चूंकि हमें बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। इसके लिए हमने सेम डिस्टेंस पे इस पृष्ठ से जितना दूरी पे P है इसके जस्ट पीछे उसी x अक्ष पे एक बिंदु P डैश लिया और P डैश से होते हुए एक आयताकार समांतर खटफलक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड गॉसियन सरफेस की कल्पना की। अब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल पृष्ठ 1 और ये जो 2 है इससे अभिलंबवत होके गुजरेगा। बाकी जो ये पृष्ठ है जो और 4 पृष्ठ है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड समांतर होगा, इसलिए वो चारों पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देंगे। जो भी इस गॉसियन पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो पृष्ठ 1 और 2 के कारण। अब मान लीजिए पृष्ठ 1 के कारण जो वैद्युत फ्लक्स है वो φ1 है और इसके कारण φ2 है। तो जो इस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा वो φ होगा φ1 प्लस φ2। हमने ये माना कि ये जो आयताकार समांतर खटफलक है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अब हम बिंदु P पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ds है। इस बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो चादर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा और जो ds वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब इस ds के कारण इस छोटे स्मॉल ds जो हमने एरिया कंसीडर किया उसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स d φ1 होगा वो हो जाएगा वेक्टर E डॉट ds वेक्टर। पूरे इस सरफेस 1 के कारण जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये हो जाएगा φ1 इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds वेक्टर। ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल E ds cos थीटा। अब चूंकि E वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री और ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1। तो φ1 हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे सरफेस इंटीग्रल E ds। चूंकि E इस सरफेस के पूरे पॉइंट पे समान होगा क्योंकि उसकी जो चादर से जो दूरी होगी वो क्या होगा वो हर जगह सेम होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ds और ये किसके बराबर हो जाएगा जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था वो था EA। ये हो गया φ1। सिमिलरली अगर हम सरफेस 2 पे भी φ2 कंसीडर करें तो φ2 भी आपका आएगा EA। तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स φ हो जाएगा φ हो जाएगा φ1 प्लस φ2 और ये हो जाएगा EA प्लस EA दैट इज 2EA। φ 2EA। क्वेश्चन नंबर 1।
लेकिन हमें गॉस थ्योरम से पता है कि अगर कोई इनक्लोज्ड आवेश Q है तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेशन 1 और 2 से 2EA इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। अब ये जो पृष्ठ एरिया जो था, इसका एरिया जो था A था, इस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A था, वो क्या हो जाएगा, उस पे कुल आवेश क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो सिंस Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो 2EA इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ए से एक कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे। तो E वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट n यूनिट वेक्टर, जहां पे n सरफेस से जो ये जो चादर है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड साइड में यूनिट वेक्टर है, ये n हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, अगर ये सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव में है तो जो E का डायरेक्शन होगा वो चादर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, और अगर सिग्मा निगेटिव है तो E के जो डायरेक्शन होगा चादर की परपेंडिकुलर चादर के अंदर की ओर होगा। थैंक यू।